हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड यू वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। नॉर्मल खाने वाला नमक, क्या केमिकल फॉर्मूला होता है उसका? सोडियम क्लोराइड है, सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर बनता है NaCl। Na का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का 17। क्या हो रहा है ये? केमिस्ट्री की क्लास चल रही है क्या? लेकिन आज मैं आपके साथ एक बहुत ऑनेस्ट एडमिशन करना चाहता हूं, एक बात स्वीकार करना चाहता हूं कि मुझे ये अगर पहले के कुछ एलिमेंट छोड़ दिए जाए तो मुझे बाकी किसी भी जो पीरियोडिक टेबल होती है और जो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मासेस होते हैं कुछ भी याद नहीं है सिवाय 77 के। और 77 एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का होता है उसका नाम है इरिडियम। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सुना है और कितने लोगों ने नहीं सुना है, लेकिन इरिडियम का एक बड़ा कनेक्शन है इस बात के साथ कि मुझे नंबर क्यों याद है 77 और इरिडियम। इरिडियम के बारे में पहले बात करते हैं। इरिडियम एक कंपनी है और अदर कंपनी थी जो कि यूएस में बैंकरप्ट हुई थी आज से 25, 26, 27 साल पहले। और उस कंपनी के बारे में क्यों उसका नाम इरिडियम था इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट पहले एक चीज डिस्कस करते हैं कि इरिडियम के साथ हुआ क्या था आखिर। इरिडियम एक कंपनी थी जो कि ये लॉन्च किया था उन्होंने एक सर्विस जिसमें कि किस तरह से ग्लोबल सैटेलाइट टेलीफोनी का इस्तेमाल करके आप बात कर सकते हैं। इमेजिन करिए ये बात उस जमाने की है, आज से 25-27 साल पहले, जबकि मोबाइल फोन्स कॉमन नहीं हुआ करते थे। तो समझिए जो रिमोट एरियाज है जहां पे कि सैटेलाइट को यूज करके अगर कोई कंपनी सर्विस ऑफर करती है तो उसकी सर्विस की क्या डिमांड होगी। तो बड़ा एक्साइटमेंट था उस कंपनी के बारे में। अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखेंगे, 1998 की बात कर रहा हूं मैं, ये कंपनी वॉल स्ट्रीट की डार्लिंग हुआ करती थी, मतलब वॉल स्ट्रीट में काफी बड़ा क्रेज हुआ करता था इसका। और नवंबर 1998 में सर्विस लॉन्च की, अप्रैल तक बमुश्किल 10,000 कस्टमर हुए और 1,000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी के पास 1,000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, बहुत एक्साइटेड लोग हैं और बहुत ज्यादा मार्केट में इस कंपनी का क्रेज है। और उसके बाद कोई ज्यादा खास ग्रोथ नहीं है और फाइनली ऐसा हुआ कि कंपनी को बैंकरप्ट, यूएस में एक कानून है बैंकरप्सी का, चैप्टर 11 की फाइलिंग होती है और उस फाइलिंग में कंपनी बैंकरप्ट हो गई। उस टाइम पे दुनिया की, मतलब यूएस ऑफ कोर्स सबसे बड़ी इकोनॉमी तो है ही, लेकिन टॉप 20 बैंकरप्सीज में उसका नाम आता था। तो इरिडियम जो स्टोरी है, इरिडियम की स्टोरी से हमें यह पता चलता है जो चीज पॉपुलर है वो जरूरी नहीं है प्रॉफिटेबल हो, और जो चीज पॉपुलर है इसी लॉजिक के हिसाब से जरूरी नहीं है इन्वेस्टर के लिए अच्छी हो या इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी हो। और अब बात करते हैं कि इरिडियम का नाम इरिडियम क्यों था। कंपनी ने 77 लो ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च किए थे और उन सैटेलाइट को यूज करके, क्योंकि अगर आप देखें कि सैटेलाइट टेलीफोनी का इस्तेमाल होता था तो लो ऑर्बिट में वो सैटेलाइट रोटेट करते थे और 77 सैटेलाइट कंपनीज का लॉन्च था। तो मतलब उन 77 सैटेलाइट के वजह से 77 जो एटॉमिक नंबर है उस एलिमेंट का नाम कंपनी का नाम दे दिया गया। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इरिडियम, बट अनफॉर्चुनेटली डिडंट एंड रियली वेल फॉर मेनी ऑफ द इन्वेस्टर्स। अब बात करते हैं कि ये जो चीज हम बात कर रहे हैं उसका क्यों डिस्कशन हो रहा है, क्या क्या बताना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। थीमेटिक फंड जो होते हैं वो अक्सर बड़े पॉपुलर हो जाते हैं। डिफेंस चल रहा है तो लोगों ने डिफेंस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, फार्मा चल रहा है तो फार्मा में। लेकिन जब भी 2-3 चीजें आप इस बारे में याद रखें कि जो भी कोई चीज पॉपुलर है तो उस टाइम पे पॉपुलैरिटी की वजह से लो हैंगिंग फ्रूट है, मतलब कि जो आसान पिकिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी। जब तक रिटेल इन्वेस्टर को मालूम चल रहा है तब तक तो बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। दूसरी बात, जब कभी भी रिटेल इन्वेस्टर उसमें एंटर करते हैं तो ये उम्मीद में एंटर करते हैं कि यार एक ग्रेटर फूल थ्योरी होती है, मतलब हम तो बेवकूफ बन ही रहे हैं लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि हमसे भी बड़ा कोई बेवकूफ आएगा और इस माल को खरीद लेगा। ग्रेटर फूल थ्योरी मार्केट में बड़ी पॉपुलर थ्योरी है, अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे, बहुत अच्छी चीज है और बहुत सावधान रहने वाली चीज है। ग्रेटर फूल थ्योरी का मतलब सीधा सीधा ये है, भले महंगा सामान हम खरीद रहे हैं लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि हमसे भी बड़ा कोई बेवकूफ आएगा और उस सामान को खरीद लेगा हमसे भी ज्यादा महंगे भाव में। और तीसरी चीज, सेक्टर में जब कभी डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो चीज इसमें रिफ्लेक्ट होती है और ये पिछले कुछ समय में हो रहा है। तो कुछ एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, जैसे श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड है, या आप इसका स्टॉक, मतलब इसका जो एनएवी होता है उसको देखिए, 20% से ज्यादा डाउन है। और ये हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं पिछले 4-5 महीने का, उस टाइम फ्रेम में 20% डाउन है इसका एनएवी। मतलब अगर आपने 10 रुपए लगाए थे तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 7.91 दिख रहा है, मतलब 8 रुपए से भी कम है उसका एनएवी। चार्ट में भी दिख रहा है, ब्लू चार्ट जो है वो आपको इस फंड का चार्ट दिख रहा है और जो येलो है, और उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी 500 जो है टोटल रिटर्न इंडेक्स, वो आप चार्ट देख पा रहे हैं। बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, देखिए आप ब्लू चार्ट,
ये पिछले लगभग 6 महीने का रिटर्न है और ये इसमें आप देख सकते हैं कि एक समय ऐसा था जबकि 18-19% डाउन, तो थोड़ी रिकवरी आई है लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं कर रहा है। और भी एग्जांपल है, टाटा का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जहां पे आप देख सकते हैं कि स्टोरी मोर और लेस सेम ही है। पता क्या चल रहा है कि भाई जब भी कभी जो मार्केट में चीज पॉपुलर है वो जरूरी नहीं प्रॉफिटेबल हो, लेकिन पता कैसे करें कि कहां पे ओवर हीटिंग है, कहां पे लोग ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं, कहीं आप जहां पे ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट फ्लो कर रहे हैं। पहली बात, नए लॉन्चेस आपको उस सेक्टर में दिखे। जब भी आप समझें कि कोई नई थीमेटिक फंड लॉन्च हो रही है, और एएमसीज दे रन अ बिजनेस, राइट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो बिजनेस रन कर रही है अपना, जो चीज ज्यादा पॉपुलर है वो बेचेंगी उसको। अगर मार्केट में इंफ्रा चल रहा है इंफ्रा बेचेंगी, डिफेंस चल रहा है डिफेंस बेचेंगी। जब भी आपको नए थीमेटिक फंड लॉन्च होते हुए दिखें, मतलब समझिए एक रेड फ्लैग है, एक वार्निंग साइन है। जो चीज पॉपुलर है, इन्वेस्टर इसको पसंद कर रहे हैं, इसको डिमांड कर रहे हैं, वो लॉन्च हो रहा है। दूसरी बात, आपको कई सारे स्टॉक्स उस सेक्टर में ऐसे दिखेंगे जो एक्सेसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। हम वैल्यूएशन की बात अक्सर करते हैं कि मतलब अक्सर हम वो एग्जांपल डिस्कस करते हैं डीमार्ट वाला कि भाई 100 से ज्यादा कंपनी का अगर पीई है तो कितनी भी अच्छी कंपनी, आप थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और आपको जब कभी सेक्टर कोई बहुत हॉट होगा, कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा, तो आपको ऐसे केसेस बहुत दिखेंगे। उसके बाद आईपीओ भी आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में प्रमोटर जो होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, वो अपना माल कुछ बेच रहा है, अपने कुछ शेयर्स बेच रहा है, तो वो तो भैया उसी बात पे बेचेगा ना जबकि उसको अच्छा प्राइस मिल रहा है, और उससे ज्यादा जानकारी और किसी को है नहीं बिजनेस के बारे में, तो वो तो भैया तब बेचेगा माल, जबकि शेयर तब बेचेगा जबकि उसको सबसे ज्यादा फायदा हो, उसे लगे कि हाँ भैया बहुत बढ़िया प्राइस मिल रहा है, बहुत अच्छा प्राइस। इस चीज से बचा कैसे जाए, हम कैसे बचें कि भैया इस तरह के किसी भी ट्रैप में ना फंसे। आपको अपनी, हमेशा हम कहते हैं कि जब भी आप लर्न मोर इन्वेस्ट बेटर, उसका एक सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि आप अपनी खुद रिसर्च करें, आप अपना खुद जानकारी जुटाएं और खुद इन्वेस्ट करें। उस हिसाब से कंडक्ट इंडिपेंडेंट रिसर्च, आपको अपनी खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ग्रोथ एजम्पशन को जरूर चेक करिए कि अगर आपको लग रहा है, एक पुराना एग्जांपल है कि हम जब कभी सेक्टर के बारे में या किसी कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो जस्ट सोचते कि जो हम ग्रोथ रेट अज्यूम कर रहे हैं, कोई कंपनी समझिए पिछले 3 साल से 50% सेल्स ग्रोथ हो रही है, 75% पैट ग्रोथ मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ हो रही है, आप 50% और 75% का एजम्पशन ले लेंगे, 10 साल के अंदर कंपनी का साइज कितना बड़ा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखिए, 1.5 में आप कैलकुलेटर लीजिए, 1.5 में 10 का पावर रखिए तो कितना आएगा। 1.75 जो पैट ग्रोथ है 75% पर ईयर की, उसमें भी 10 का पावर रखिए, 10 साल में कंपनी कितनी बड़ी हो जाएगी। बहुत कम एग्जांपल ऐसे होते हैं जितना सक्सेसफुली ये चीज अचीव कर पाते हैं। अजम्पशन को पढ़ना, उनको समझना बहुत जरूरी है। कैश फ्लो और बैलेंस शीट, हम हमेशा बार बार कहते हैं कैश फ्लो और बैलेंस शीट जो चीज है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पीएनएल देख के हमें पैट पता लगता है, ईबिटा, मार्जिन, रेवेन्यू ग्रोथ सब कुछ पता लगता है, लेकिन बैलेंस शीट से पता लगता है कि अगर मामला गड़बड़ हुआ, अगर कोई दिक्कत आई, तो कितना कंपनी में ताकत है, बैलेंस शीट में कितनी दम है। कैश फ्लो से क्या पता लगता है कि भाई कंपनी, रेवेन्यू दिखाना और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाना बहुत आसान है रिलेटिवली स्पीकिंग। कैश फ्लो दिखाना, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैश जनरेशन उतना आसान नहीं। कैश फ्लो की बहुत बड़ी रोल है, बहुत बड़ी एक अहमियत है समझने में। मैनेजमेंट के जो हाव भाव है, जो उनकी कमेंट्री है, उसको आप एनालाइज करिए। मतलब अगर कोई मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव गाइडेंस देता है, भाई हम तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और वैसा कुछ हो रहा है, तो कंसिस्टेंसी देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। बड़ी बड़ी बातें करना और डिलीवर ना करना रेड फ्लैग है, वार्निंग साइन है। और एक और चीज, अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको समझ में आती है, तो उसे कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। ये वॉरेन बफे ने इस टर्म को बहुत पॉपुलर किया है। आप जिस चीज को समझते हैं, समझ बढ़ाइए, ऑफकोर्स ये बात इसमें एजम्पशन में निहित है कि समझ बढ़ाइए, लेकिन अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर बहुत मत जाइए। अगर आपको लगता है कि भाई एआई आ गया और टेक्नोलॉजी आ गई, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, तो आप स्टॉक कॉल ले लीजिए। अगर आपको पावर सेक्टर समझ में आता है, स्टॉक कॉल ले लीजिए, उसमें कंज्यूमर ग्रोथ समझ में आती है, ले लीजिए। लेकिन अगर आप अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं और आप सुनी सुनाई बातों पे और पढ़ी पढ़ाई बातों पे, जो कि आपने कहीं पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखी, जिन चीजों के बारे में ज्यादा बात हो रही है, जेंसॉल का एग्जांपल दोबारा हाईलाइट करेंगे, उन सब चीजों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कंपनी के रेवेन्यू मॉडल को समझिए, कंपनी पैसा कैसे बनाती है। टेक्नोलॉजी एडवांस होना और बहुत अच्छी चीजें होना, इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ बिग थिंग, बट नॉट नेसेसरीली द कंपनी विल बी मेकिंग मनी। ये आपको देखना बहुत जरूरी है, आपको जानना बहुत जरूरी है। जो चीजें बहुत जरूरी है उनमें से ये है कि भाई आप ये सब चीजें करेंगे तो आप शायद उस जाल में फंसने से बच जाएं। चेकलिस्ट क्या है? पहली बात, फंडामेंटल्स को देखिए। फंडामेंटल्स मतलब कंपनी का बेसिक बिजनेस मॉडल क्या। मैनेजमेंट की क्वालिटी को असेस करिए, मतलब मैनेजमेंट बड़ी बड़ी बातें करता है और डिलीवर भी करता है कि नहीं करता है।
कंपटीशन को एनालाइज करिए। कंपटीशन का एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कंपटीशन के एनालाइज करने से ये पता लगता है कि भाई अगर पूरा का पूरा सेक्टर ही कुछ एक अलग दिशा में जा रहा है तो आपकी कंपनी बहुत अलग दिशा में नहीं जा सकती। वॉरेन बफे की कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे, टेक्सटाइल कंपनी हुआ करती है और वॉरेन बफे ने खुद बोला कि उनकी मिस्टेक थी कि ये सोचना कि भाई टेक्सटाइल बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा, टेक्सटाइल ऐसा सेक्टर होगा जहां पे बहुत ग्रोथ आएगी। मतलब एक जैसे आप अखबार को देखिए, न्यूज़पेपर को देखिए, इतना ऑनलाइन सब न्यूज पढ़ रहे हैं, इतना सब लोग ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं, तो अखबार का बिजनेस जो है डिके कर रहा है। सिंपल बात है भाई, कितने सारे मैगजीन बंद हो गए, कितने सारे पेपर बेस्ड जो चीज थी वो ऑनलाइन कन्वर्ट हो गई। वैल्यू को समझिए कि भाई क्या आप पे कर रहे हैं। अगर आप बहुत एक्सेसिव वैल्यूएशन पे कर रहे हैं तो ये चिंता की बात है और ये आपको रेड फ्लैग है, इसको समझना। एक सेफ्टी मार्जिन रखिए। मैं कह रहा हूं आप कितना भी कैलकुलेशन कर लें, कितना भी आप फंडामेंटल्स को असेस कर लें, लेकिन फ्यूचर जो है, फ्यूचर बड़ी अनसर्टेन सी चीज है। कोविड आएगा 2020 में, किसी ने नहीं सोचा था। जनवरी तक लोगों को मालूम नहीं था कि कोविड आएगा और इतना भयंकर इंपैक्ट होगा। आप कोविड जैसी चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि भाई मेरे हिसाब से इस कंपनी की वैल्यू 100 रुपए है, मैं बहुत कंजर्वेटिव एजम्पशन लेता हूं और बहुत सब कुछ रीजनेबल तरीके से एज्यूम करता हूं अपने मॉडल में और अपने असेसमेंट में, और आज कंपनी का भाव अगर 50 रुपए, तो मेरे पास डबल का सेफ्टी मार्जिन है। मतलब मेरी वैल्यू तो 100 रुपए आ रही और कंपनी आज 50 रुपए पे अवेलेबल है, मतलब दुगने का सेफ्टी मार्जिन मेरे पास है। मतलब इतनी मेरे पास, अगर मैं 100 में और कम भी हो जाऊंगा तो 50 पे तो वैल्यू आएगी। वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से सेफ्टी मार्जिन को समझ रहे हैं। और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं लर्न मोर इन्वेस्ट बेटर। इमोशंस को कंट्रोल करना। मार्केट में उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी चलती रहेगी, लेकिन आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। ऐसा नहीं कि भाई पोर्टफोलियो 10% डाउन हो गया, अरे आप घबरा गए, अरे भाई बेच दो मार्केट बेकार है। 20% पोर्टफोलियो ऊपर चला गया महीने भर के अंदर, अरे और खरीदो और खरीदो और खरीदो। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। मार्केट पेशेंस, वही बात है कि मतलब पेशेंस आप जितना रखेंगे उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। Once again, no investment advice, no buying and selling advice. What we are trying to understand and what we are trying to learn is कि किस तरह से इन्वेस्ट करें। और याद रखिए, पॉपुलर चीज हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होती, पॉपुलर इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।